नमस्कार, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की 25 वर्षों का सफर की इस विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे एक ऐसे कार्यकाल की जो विकास की बड़ी योजनाओं और महत्वाकांक्षी सोच के लिए जाना गया। महाकुंभ की भव्यता, बड़े विकास के दावे और कई महत्वपूर्ण विवाद। आखिर उस दौर के नेतृत्व ने उत्तराखंड को क्या दिया, आइए जानते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। एक मुख्यमंत्री जो साहित्य भी लिखता था, पहाड़ की संस्कृति की बात भी करता था और विकास का सपना भी देखता था, लेकिन जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक हरिद्वार महाकुंभ 2010 की मेजबानी की, उसी मुख्यमंत्री को कुछ ही समय बाद अपनी ही पार्टी के दबाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आखिर क्यों? क्या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल की पहचान विकास थी या विवाद? क्या महाकुंभ 2010 उनकी बड़ी उपलब्धि थी या वही महाकुंभ उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट भी बन गया? और क्या उनके खिलाफ लगे आरोपों ने वास्तव में उनकी सरकार की छवि को प्रभावित किया? आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 25 वर्षों का सफर के एपिसोड 5 में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, बिना नारे के, बिना पक्षपात के, सिर्फ तथ्यों के साथ। 27 जून 2009 उत्तराखंड की राजनीति में अचानक बड़ा बदलाव होता है। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और भारतीय जनता पार्टी राज्य की कमान सौंपती है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। वे उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री बनते हैं। उनका कार्यकाल लगभग 2 साल 3 महीने रहा, 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक। लेकिन यह सामान्य राजनीतिक बदलाव नहीं था, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उत्तराखंड के सामने आने वाला था एक ऐसा आयोजन जिस पर पूरे देश की नजर थी। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। राजनीति में आने से पहले निशंक की पहचान एक शिक्षक और साहित्यकार के रूप में भी रही। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2000 में नवगठित राज्य की सरकार में भी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 2007 से 2009 तक वे उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विभागों के मंत्री रहे। इसलिए मुख्यमंत्री बनने से पहले वे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें कैसा उत्तराखंड मिला? जब निशंक ने मुख्यमंत्री पद संभाला, उत्तराखंड को बने लगभग 9 साल हो चुके थे। राज्य में औद्योगिक आधार विकसित हो रहा था, सड़क और पर्यटन पर काम चल रहा था, लेकिन पहाड़ की पुरानी समस्याएं जस की तस थीं। पलायन, रोजगार की कमी, दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच, बुनियादी ढांचा और मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलन। निशंक सरकार के सामने सवाल था, क्या विकास की रफ्तार को पहाड़ों तक ले जाया जा सकता है? निशंक का विकास मॉडल। निशंक सरकार ने छोटे उद्योग, पर्यटन, कृषि, बागवानी, आयुष और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में जोर देने की कोशिश की। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कर संबंधी राहत और नीतिगत कदमों की बात भी सामने आई। उनके अपने आधिकारिक जीवनी विवरण के अनुसार राज्य से संचालित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बिक्री कर को 4% से घटाकर 1% करने की पहल उनके कार्यकाल की प्रमुख पहलों में थी। लेकिन उनकी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। हरिद्वार महाकुंभ 2010, साल 2010। हरिद्वार महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और राज्य सरकार के सामने इतिहास के सबसे बड़े आयोजनों में से एक को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने की चुनौती। सरकार ने सड़कों, घाटों, पुलों, स्वच्छता, सुरक्षा, पार्किंग, परिवहन और अस्थायी सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर काम किया।
उस समय मुख्यमंत्री निशंक ने बताया था कि कुंभ की तैयारियों में स्थायी और अस्थायी कार्यों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। और फिर आया 14 अप्रैल 2010 महाकुंभ का प्रमुख शाही स्नान। उस दिन हरिद्वार में लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र द्वारा उपग्रह आधारित आकलन के अनुसार 14 अप्रैल के मुख्य शाही स्नान में लगभग 1.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी, निशंक सरकार ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिना। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। महाकुंभ उपलब्धि या विवाद। महाकुंभ के दौरान सरकार को आयोजन की व्यवस्था के लिए प्रशंसा भी मिली, लेकिन मेले के खर्च और निर्माण कार्यों को लेकर सवाल भी उठे। विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने कुंभ के लिए खर्च किए गए धन, काम की गुणवत्ता और योजना प्रबंधन को लेकर आरोप लगाए। बाद में सीएजी की रिपोर्ट ने भी महाकुंभ से संबंधित खर्च और प्रबंधन पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की। एक रिपोर्ट के अनुसार सीएजी ने लगभग 223 करोड़ रुपए के कथित अनधिकृत / अपव्ययी खर्च और कई अधूरे कार्यों पर सवाल उठाए। यहीं से निशंक सरकार के सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ। लेकिन निशंक का पक्ष क्या था? निशंक ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को बड़ी सफलता बताया और बाद में भी कहा कि कुंभ के आयोजन को देश विदेश में सराहना मिली। यानी एक तरफ सरकार कह रही थी इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक कराया गया, दूसरी तरफ सीएजी और विपक्षी आलोचनाएं पूछ रही थी इस सफलता की कीमत कितनी थी और खर्च का प्रबंधन कितना पारदर्शी था। और यही अंतर इस पूरे अध्याय को दिलचस्प बनाता है। गंगा और पर्यावरण। निशंक सरकार के द्वार में गंगा और हिमालयी पर्यावरण को लेकर भी बहस तेज थी। एक तरफ उत्तराखंड को जलविद्युत परियोजनाओं से आर्थिक लाभ दिलाने की इच्छा थी, दूसरी तरफ गंगा की अविरलता और पर्यावरणीय चिंताएं। निशंक ने खुद इस विरोधाभास को स्वीकार किया था कि परियोजनाओं को रोकना कठिन है, लेकिन गंगा और आस्था के प्रश्न को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी विकास बनाम पर्यावरण की बहस उनके कार्यकाल में भी उत्तराखंड के केंद्र में रही। एक और महत्वपूर्ण पहल, अंत्योदय विकास यात्रा। निशंक सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए अंत्योदय विकास यात्रा जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक अभियानों को भी आगे बढ़ाया। उनका दावा था कि इन यात्राओं के माध्यम से सरकार ने जनता के बीच जाकर योजनाओं और विकास कार्यों को पहुंचाने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल के बाद दे गए एक साक्षात्कार में उन्होंने इस यात्रा को अपने जनसंपर्क और विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। लेकिन राजनीति में केवल योजनाएं काफी नहीं होती, छवि भी मायने रखती है। और फिर आरोपों का दौर 2010 से 11 तक निशंक सरकार पर विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप राजनीतिक मुद्दा बनने लगे। इनमें महाकुंभ से जुड़े खर्च, भूमि से जुड़े कुछ मामले और अन्य सरकारी फैसले शामिल थे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, आरोप और दोष सिद्धि एक ही चीज नहीं है। निशंक ने स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें पद छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है। सितंबर 2011। अब मामला केवल विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय लिया। 10 सितंबर 2011 को निशंक ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह एक बार फिर मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। समकालीन रिपोर्टों में निशंक के हटने को सरकार के खिलाफ लगे आरोपों और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नेतृत्व बदलने के पार्टी के फैसले से जोड़ा गया। तो आखिर निशंक की विरासत क्या है? यहां फैसला करना आसान नहीं है। उनके समर्थक कहते हैं उन्होंने उत्तराखंड को पर्यटन, संस्कृति और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की। महाकुंभ 2010 जैसे विशाल आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करना
उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी ओर आलोचक कहते हैं सरकार पर लगे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया और सीएजी की आपत्तियों ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया। इसलिए निशंक का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। सीएम रिपोर्ट कार्ड प्रशासन, पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन, महाकुंभ प्रबंधन, लघु उद्योग एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा पर्वतीय विकास, रोजगार पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन, समग्र विरासत, नोट। यह स्टार रेटिंग संपादकीय विश्लेषण है, कोई सरकारी या आधिकारिक रैंकिंग नहीं। इसे उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यों और उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में दर्शकों के विचार के लिए रखा गया है। अंतिम सवाल, तो क्या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के विकास की कहानी में एक सफल मुख्यमंत्री थे या उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान उनसे जुड़े विवाद बन गए? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि एक सरकार को केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं और केवल उसके विवादों से भी नहीं, बल्कि दोनों को साथ रखकर समझना चाहिए। लेकिन निशंक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि साल 2011 में जिस व्यक्ति ने दोबारा उत्तराखंड की कमान संभाली, वही व्यक्ति पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका था, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। लेकिन इस बार उनकी वापसी सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं थी, यह थी एक ऐसे नेता की वापसी जिससे जनता को ईमानदार और सख्त शासन की उम्मीद थी। क्या दूसरी पारी पहली पारी से अलग रही? क्या खंडूरी ने अपनी गलतियों से सीखा? और क्या वे 2012 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार को सत्ता में वापस ला पाए? जानिए एपिसोड 6, भुवन चंद्र खंडूरी। दूसरी पारी सिर्फ इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव पर, क्योंकि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, हर फैसला अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाता है।